So hello to hello to all. In today's lecture, we will talk about the further information about the adrenal insufficiency. ठीक है? तो basically, so the adrenal insufficiency is of two type, acute and the chronic. ठीक है? So what is the acute adrenal insufficiency? That is also called as adrenal crisis. That is also called as adrenal crisis. ठीक है? What is the meaning of adrenal crisis and why it occurs in the particular patient? ठीक है? तो बेसिकली क्या है कि एड्रेनल इनसफिशियंसी है, तो उसमें बेसिकली कोर्टिसोल का लेवल क्या है, डिक्रीज है ना, चाहे प्राइमरी हो चाहे फिर सेकेंडरी। हम पहले लेक्चर में बात कर चुके हैं। तो बेसिकली अगर किसी पेशेंट को इन्फेक्शन डेवलप हो गया या फिर स्ट्रेस हुआ, तो हमें पता है कि अगर जब भी स्ट्रेस आता है तो कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, कौन से हार्मोन को रिलीज बोलते हैं स्ट्रेस हार्मोन, दैट इज कॉर्टिसोन। बट ड्यू टू द एड्रेनल इनसफिशियंसी, बॉडी की रिक्वायरमेंट डिमांड तो ज्यादा है कॉर्टिसोल की, बट कॉर्टिसोल तो लो है। क्यों? ड्यू टू एड्रेनल इनसफिशियंसी ना। चलिए, तो दैट्स वाई एक्यूट एड्रेनल इनसफिशियंसी अगर ये एड्रेनल क्राइसिस अगर, ठीक है, मतलब अकाल आ गया एक तरीके से कॉर्टिसोल का। ठीक है? सो इट इज मोर फ्रीक्वेंटली सीन इन द पेशेंट विद प्राइमरी एड्रेनल इनसफिशियंसी, क्योंकि वहां पे प्राइमरली मतलब बेसिकली कॉर्टिसोल एड्रेनल से रिलीज नहीं हो रहा है। अब व्हाट विल बी द क्लिनिकल फीचर्स? सो कॉर्टिसोल कॉर्टिसोल कम है। ठीक है? तो यहाँ पे क्या हो सकता है कि पेशेंट को क्या होता है, प्राइमरी एड्रेनल इनसफिशियंसी बोला तो इन्होंने क्या बोला है, प्राइमरी एड्रेनल इनसफिशियंसी रिलेटेड है ना जनरली। तो यहाँ पे एल्डोस्टेरोन भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। और ये डिक्रीज होगा तो डिक्रीज होगा सोडियम, और तो डिक्रीज होगा वाटर। पेशेंट क्या में होगा, हाइपोवॉल्यूमिया में होगा। तो बेसिकली इसमें क्या मिलेगा, पोस्चरल हाइपोटेंशन मिलेगा, जो आगे क्या में फर्दर प्रोग्रेस कर सकता है हाइपोवॉल्यूमिक शॉक में। इसको प्राइमरी एड्रेनल इनसफिशियंसी से कोरिलेट करना, क्योंकि कॉर्टिसोल कंटिन्यूसली कम है। ठीक है? और एड्रेनल एल्डोस्टेरोन वगैरह ये सब भी कम होंगे, तो पोस्चरल हाइपोटेंशन मिलेगा और प्रोग्रेस टू हाइपोवॉल्यूमिक शॉक में भी वो जा सकता है। उसके अलावा क्या होगा, एक्यूट एब्डोमिनल पेन होगा उसको, टेंडरनेस मिलेगा, नोजिया मिलेगा पेशेंट को, वॉमिटिंग मिलेगा और फीवर मिलेगा। ठीक है? सिस्टेमिक सिम्टम्स मिलेंगे उसको, नोजिया, वॉमिटिंग, फीवर, टेंडरनेस, ये सब मिलेगा। और उसकी जो सोडियम का लेवल कम है। ठीक है? ये सब चीज़ें कम हो जाएंगी उसकी। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होगा, उसकी वजह से उसकी रेस्पॉन्सिवनेस डिक्रीज हो जाएगा, प्रोग्रेस इनटू स्टूपर एंड कोमा। आगे स्टूपर और कोमा की स्टेज में वो जा सकता है। और ये ट्रिगर कैसे होता है, इलनेस से ट्रिगर होता है, सर्जिकल और अदर स्ट्रेस से। मतलब बेसिकली बॉडी को स्ट्रेस नहीं देना, इलनेस नहीं देनी है, बिकॉज देयर इज एड्रिनल इनसफिशियंसी, बट द बॉडी वांट मोर कॉर्टिसोल, बट द एड्रिनल ग्लैंड इज अनेबल टू रिलीज मोर कॉर्टिसोल। ठीक है? ड्यू टू एड्रिनल इनसफिशियंसी, तो पेशेंट विल बी फर्दर गो इनटू द एड्रिनल क्राइसिस और एक्यूट एड्रिनल इनसफिशियंसी। ठीक है? व्हाट विल बी द ट्रीटमेंट? व्हाट विल बी द ट्रीटमेंट? तो ट्रीटमेंट इज सिंपल। बेसिकली, हाँ, क्या मिल रहा है पेशेंट को, सोडियम कम है, पानी कम है ना भैया। तो पानी कम है तो क्या करोगे, क्योंकि एल्डोस्टेरोन कम है, क्योंकि क्यों एल्डोस्टेरोन कम है, क्योंकि मेनली एसोसिएटेड किससे है, प्राइमरी एड्रेनल इनसफिशियंसी से। इसके लिए आपको फर्स्ट लेक्चर देखना है इनसफिशियंसी से। ठीक है? तो इसके लिए डिहाइड्रेशन करेंगे, क्या करेंगे, सलाइन इन्फ्यूजन करेंगे 1 लीटर पर आवर, 1 लीटर पर आवर की रेट से सलाइन इन्फ्यूजन करेंगे। क्या की कमी है साहब, कॉर्टिसोल की कमी है। कॉर्टिसोल क्या है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है। ठीक है? तो इंजेक्शन हाइड्रोकॉर्टिसोन देते हैं 100 mg की मात्रा में, फॉलोड बाय 100 to 200 mg ओवर 24 आवर कंटिन्यूस इन्फ्यूजन। मतलब इतनी डोज में उसको 24 घंटे में कंटिन्यूसली उसको इन्फ्यूजन करना है। इंजेक्शन देते हैं 100 mg का, और 100 to 200 ओवर 20, मतलब 24 आवर के अंदर में कंटिन्यूसली इन्फ्यूजन करना है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का। उसके बाद मिनरलोकॉर्टिकॉइड, क्योंकि एल्डोस्टेरोन कम है ना, तो इनिशिएट वंस डेली व्हेन हाइड्रोकॉर्टिसोन डोज रिड्यूस
टू लेस देन 50 mg। शुरुआत में 100 mg दे रहे थे, ठीक है, दे रहे थे जब पेशेंट कंडीशन नॉर्मल कंडीशन में आ गया, थोड़ा बहुत सही होने लग गया, और इसकी डोज कितनी, अपन पहले 100 से चालू किया था, अब ये डोज 50 से कम आ गई। अ, तो अपन क्या करेंगे, मिनरलोकॉर्टिकॉइड एक देना स्टार्ट कर देंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं, बिकॉज हाई डोज हाइड्रोकॉर्ट स्टिमुलेट मिनरलोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर, किसको स्टिमुलेट करता है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर को स्टिमुलेट करता है। तो ठीक है, तो अपन इसकी डोज तो कम कर रहे हैं, लेकिन बाहर से अपन ने क्या दे दिया, मिनरलोकॉर्टिकॉइड भी दे दिया, ताकि एल्डोस्टेरोन निकलता रहे। एल्डोस्टेरोन निकलेगा, थोड़ा सही निकलेगा तो सोडियम भी एब्जॉर्ब होता रहेगा, ज्यादा नहीं करना है, ये पानी भी एब्जॉर्ब होता रहेगा, तो पेशेंट हाइपोवॉलीमिया या हाइपोटेंशन की कंडीशन में नहीं जाएगा। पोस्टल हाइपोटेंशन मतलब जानता है, पर्टिकुलर पोजीशन में उसको हाइपोटेंशन की कंडीशन मिलेगी, ठीक है। बात करते हैं क्रॉनिक एड्रेनल इंसफिशियंसी की, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, ओरल हाइड्रोकॉर्टिसोन देते हैं 15 to 25 बीडी और टीडीएस में देते हैं, ठीक है, बीडी और टीडीएस, ठीक है। ये टर्म आपको पता होनी चाहिए, बीडी टीडीएस, ये सब नॉर्मल मेडिकल टर्म्स है, बीडी टीडीएस, ठीक है। तो ओरल हाइड्रोकॉर्टिसोन देते हैं 15 and 25 mg में। इसमें एक चीज याद रखना कि क्रॉनिक एड्रेनल इंसफिशियंसी में लॉन्ग एक्टिंग प्रेडनिसोलोन और डेक्सामेथासोन नॉट प्रेफर्ड। क्यों, बिकॉज इसके वजह से क्या होता है, दे रिजल्ट इन द इंक्रीज ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एक्सपोजर, ज्यादा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एक्सपोजर हो जाएगा, ठीक है। और आपको पता है ज्यादा क्या हो जाएगा, सॉरी, इंक्रीज ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एक्सपोजर हो जाएगा, दैट इज ऑल्सो डेंजरस फॉर अवर बॉडी, ठीक है। और यहाँ पे मिनरलोकॉर्टिकॉइड की रिप्लेसमेंट करते हैं, कैसे रिप्लेसमेंट करते हैं, एग्जाम्पल क्या है, जैसे फ्लूड्रोकॉर्टिसोन 100 to 150 माइक्रोग्राम की मात्रा में, एड्रिनल एंड्रोजन रिप्लेसमेंट भी देते हैं, डीएचई ये देते हैं 25 to 50 mg ओडी। ये आपको थोड़ा बहुत याद कर सकते हैं, इसको आपकी मर्जी है, 25 to 50 mg ओडी में देते हैं, ठीक है। फ्लूड्रोकॉर्टिसोन 100 to 150 माइक्रोग्राम, एड्रिनल एंड्रोजन, क्योंकि क्रॉनिक है ना, तो सारे हार्मोन ही कम होते जा रहे हैं धीरे 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 धीरे, तो सबका रिप्लेसमेंट देना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है। चलिए, अब बात करते हैं कंडीशन की, हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म, मतलब व्हाट विल बी द मीनिंग ऑफ हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म, मतलब इंक्रीज इन द एल्डोस्टेरोन। अब ये भी दो तरीके से हो सकता है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी कब होगा, जब एड्रिनल में ही दिक्कत है, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी। अब भैया एड्रिनल, आप तुम खुद सोचो, एड्रिनल नॉर्मली क्या निकाल रही है, एल्डोस्टेरोन निकाल रही है, नॉर्मल क्वांटिटी में निकाल रही है, ठीक है। अब ये एबनॉर्मल कब होगी भाई, व्हेन इट विल एबनॉर्मल, व्हेन इट विल एबनॉर्मल, ठीक है। तो बेसिकली इट विल एबनॉर्मल इफ देयर इज एनी ट्यूमर ऑफ द एड्रिनल ग्लैंड। तो अगर ट्यूमर होगा एड्रिनल ग्लैंड का, तो उस केस में क्या करेगी, पर्टिकुलरली वो एल्डोस्टेरोन ज्यादा निकालेगी। अब एल्डोस्टेरोन ज्यादा निकालेगी तो सोडियम, और आपको भी नॉर्मल फंक्शन पता होना चाहिए, सोडियम और वाटर ज्यादा एब्जॉर्ब होगा, तो इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड बढ़ जाएगा, तो उससे हाइपरटेंशन हो जाएगा। तो किडनी में क्या होगा, अब सोडियम और पानी खूब है ना, तो रेनिन को क्या करेगी, सप्रेस कर देगी, तो रेनिन डिक्रीज हो जाएगा। अब सेकेंडरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म कब होगा, कि बॉडी से भाई साहब सोडियम और वो पानी लॉस हो रहा है ज्यादा। जैसे किससे लॉस होगा, उसके कॉजेज हो सकते हैं, वॉमिटिंग हो गया, डायरिया हो गया, कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर हो गया, नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो गया। तो इन केसेस में जब सोडियम और पानी ज्यादा लॉस होगा, तो डिक्रीज हो जाएगा आईपीएफ, इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड, तो किडनी में रास एक्टिवेट हो जाएगा, उससे इंक्रीज होगा रेनिन। तो रेनिन एड्रिनल ग्लैंड पे काम करके किसको बढ़ाएगा, एल्डोस्टेरोन को, और सोडियम और वाटर के एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देगा, उससे आईवीएफ नॉर्मलाइज हो जाएगा। कॉमन मैकेनिज्म आपको जन, if you know about the normal function then we can correlate what is happening in this, ठीक है। सो बात करते हैं प्राइमरी हाइपोएल्डोस्टेरोनिज्म के कॉजेज के बारे में। तो मोस्ट कॉमन कॉज होता है बाइलेटरल माइक्रोनोडुलर हाइपरप्लेजिया, ठीक है। बाइलेटर दोनों साइड में माइक्रोनोडुलर छोटी छोटी नोडुल्स बन जाए, हाइपरप्लेजिया होता है, ठीक है। बाइलेटरल माइक्रोनोडुलर हाइपरप्लेजिया, एंड द सेकंड कॉज इज द कोन्स सिंड्रोम, दैट इज कॉल्ड एड्रिनल एडिनोमा, मतलब बेसिकली एड्रिनल के ऊपर एक मास बन गया है, ठीक है, ट्यूमर मास। अब क्लिनिकल फीचर क्या होंगे भाई साहब, नॉर्मल है। जब इंक्रीज एल्डोस्टेरोन होगा तो व्हाट विल अकर, इंक्रीज द सोडियम एंड वाटर, तो हाइपरटेंशन होगा। तुम्हें पता है कि एल्डोस्टेरोन किसका दुश्मन है, एल्डोस्टेरोन पी एंड एच, पी फॉर पोटेशियम
एंड H फॉर हाइड्रोजन। P और H को भगा देता है, तो डिक्रीज करता है पोटेशियम को और H प्लस को, तो इससे मेटाबॉलिक एल्कलोसिस होता है। और जब हाइपोकैलीमिया होगा तो आपको पता है हाइपोकैलीमिया की मैंने बताया था कार्डियक एरिथमिया और पैरालिसिस हो सकता है। अब अपन सोचेंगे यहाँ पे यार प्राइमरी एल्डोस्टेरोन हो जाएगा भाई साहब, सोडियम बहुत जा रहा है, पानी भी बहुत जा रहा है, तो कॉमन सेंस है साहब एडेमा तो होना चाहिए, एडेमा प्रेजेंट होना चाहिए। बट याद रखें देयर इज ए नो एडेमा इन दिस। वाई देयर इज ए नो एडेमा? तो यहाँ पे एक मैकेनिज्म चलता है, ठीक है, जिसको माना जाता है मैक्सिममली, इसी मैकेनिज्म से एक्सप्लेन करते हैं इसको। वाई एडेमा इज नॉट प्रेजेंट? बिकॉज देयर इज ए मैकेनिज्म दैट इज कॉल्ड एल्डोस्टेरॉन एस्केप मैकेनिज्म। क्या होता है एल्डोस्टेरॉन एस्केप मैकेनिज्म? ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जब इंक्रीज एल्डोस्टेरोन होगा तो व्हाट विल हैपन, इंक्रीज सोडियम एंड वाटर, कॉमन चल रहा है सब, तो इंक्रीज आईवीएफ और हाइपरटेंशन हो जाएगा। तो बेसिकली बहुत प्रेशर में ब्लड बह रहा है, तो जो तुम्हारा हार्ट है उस पर वर्कलोड बढ़ जाएगा, और जैसे ही हार्ट पे वर्कलोड बढ़ता है तो उसकी वजह से उससे कुछ पेप्टाइड्स निकलते हैं दैट आर कॉल्ड नाइट्री यूरेटिक पेप्टाइड। नाइट्री मतलब सोडियम है, यूरेटिक मतलब यूरिन से कुछ को रिलेटेड, और पेप्टाइड मतलब प्रोटीन है। अब दो निकलते हैं, एट्रियल और एक एएनपी, एट्रियल नाइट्रियूरेटिक पेप्टाइड, और बीएनपी मतलब ब्रेन नाइट्रियूरेटिक पेप्टाइड। तो याद रखें ब्रेन नाइट्रियूरेटिक पेप्टाइड नॉट रिलीज बाय द ब्रेन, दैट रिलीज बाय द वेंट्रिकल्स ऑफ द हार्ट। ठीक है, एट्रियल वाला एट्रियल बॉल से निकल रहा है, एट्रियल बॉल ऑफ हार्ट से, और जो ब्रेन वाला है वो बी फॉर ब्रेन और बी फॉर बी से वेंट्रिकल, याद कर लेना, वेंट्रिकल ऑफ हार्ट से निकलता है। तो इससे सोडियम और वाटर लूज होता रहता है, इसलिए जो एक्सेस होता है वो निकलता रहता है। ठीक है, मतलब जो ज्यादा एडेमा बनाने के लिए जो रेस्पॉन्सिबल है वो निकलता रहता है, इससे एडेमा एब्सेंट होता है। ठीक है। अब बात करते हैं कि हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म का स्क्रीनिंग टेस्ट क्या है। तो इसमें क्या देखते हैं अपन, प्लाज्मा एल्डोस्टेरोन टू पीआरए, मतलब प्लाज्मा रेनिन एक्टिविटी, मतलब प्लाज्मा में कितना एल्डोस्टेरोन है, प्लाज्मा में रेनिन एक्टिविटी कितनी है। तो अगर ये 30 से ज्यादा आ रही है विद प्लाज्मा एल्डोस्टेरोन, मतलब किसी का अपन ने देखा पीए अपॉन पीआरए, पीए मतलब प्लाज्मा एल्डोस्टेरोन, और पीआरए मतलब प्लाज्मा रेनिन एंजियोटेंसिनोजन, प्लाज्मा प्लाज्मा रेनिन एक्टिविटी, सॉरी गलत बोल गया, पीए मतलब प्लाज्मा aldosterone and the PR is the plasma renin activity. So if this ratio is greater than 3, वो greater than 30, sorry greater than 30, और विद क्या मिल रहा है ये, विद PA मतलब प्लाज्मा एल्डोस्टेरोन कितने से ज्यादा आ रहा है, 20 नैनोग्राम पर डीएल से ज्यादा आ रहा है। कितने से ज्यादा आ रहा है, 20 नैनोग्राम पर डीएल से अगर ज्यादा आ रहा है देन हाइपर एल्डोस्टेरोन इज प्रेजेंट, मतलब स्क्रीनिंग इसको हो सकता है, स्क्रीनिंग होगी कि हो सकता है। अब कंफर्मेटरी टेस्ट क्या है, तो इसमें सलाइन इन्फ्यूजन टेस्ट कराते हैं अपन, मतलब आईवी चढ़ाया जाता है 2 लीटर सलाइन, आईवी लाइन से 2 लीटर सलाइन चढ़ाना उसको 4 घंटे में। फेलियर ऑफ एल्डोस्टेरोन टू सप्रेस बिलो, अगर ये एल्डोस्टेरोन की लेवल को 10 नैनोग्राम पर डीएल से नीचे नहीं लाता है तो इसका मतलब कंफर्मेटरी है कि उसको हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म है, क्योंकि तुमने पानी सलाइन चढ़ाया ना, तो भाई सलाइन चढ़ाया तो सोडियम भी गया और पानी भी गया, तो जब ये जाएंगे तो एल्डोस्टेरोन बोले भैया बॉडी में क्या हो गया, सोडियम बढ़ गया पानी बढ़ गया, तो बॉडी का सेंसेशन क्या होना चाहिए, सब एल्डोस्टेरोन निकालना बंद करो, सॉरी एल्डोस्टेरोन निकालना बंद करो, और उसको 10 नैनोग्राम पर डीएल से कम लाना चाहिए, नॉर्मल है ये। बट ये इसमें फेल हो जाए इसका मतलब उसको एल्डोस्टेरोनिज्म है, हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म है। एक देखते हैं ओरल सोडियम लोडिंग टेस्ट, मतलब इसको 300 मिलीमोल सोडियम NaCl देते हैं पर डे फॉर 3 डेज। ठीक है, क्या देते हैं, 3 डेज। उसके बाद भी एल्डोस्टेरोन बढ़ता जा रहा है, फिर भी एल्डोस्टेरोन का लेवल नॉर्मलाइज नहीं हो रहा, इसका मतलब उसको हाइपर एल्डोस्टेरोन। और जो करते हैं फ्लूट्रोकॉर्टिसोन सप्रेशन टेस्ट, इसमें क्या करते हैं, 0.1 मिलीग्राम, ये जो फ्लूट्रोकॉर्टिसोन है 6 आवर विथ 3 मैम, रुकिए एक बार, 0.1 मिलीग्राम 6 आवर विथ 30 मिलीमोल NaCl, 0.1 मिलीग्राम की क्वांटिटी देते हैं 6 आवर में, द 30 मिलीमोल NaCl, और विद 8 आवर, सॉरी फॉर दिस, we will talk about in this, we will remove this।
So the confirmatory tests are two, saline infusion test and the oral sodium loading test. इसको एक बार छोड़ दीजिए आप, थोड़ा दिमाग से स्लिप हो रहा है। चलिए बात करते हैं उसके बाद सीटी एब्डोमेन कराएंगे अब इस केस में अपने को कंफर्म हो गया तो अपने को पता है इसमें एड्रेनल मास हो सकता है, प्राइमरी और सेकेंडरी बताया ना मैंने अभी आपको। तो प्राइमरी बताया ना, प्राइमरी में मैंने कॉज क्या बताया, एड्रेनल ग्लैंड का ट्यूमर है। सेकेंडरी में वोमिटिंग डायरिया और ये सब है। तो इसमें बेसिकली अगर यूनिलेटरल एड्रेनल मास मिल रहा है तो उसमें यूनिलेटरल एड्रेनाइक्टोमी कर देंगे अपन, उस साइड की एड्रेनल ग्लैंड की को रिमूव कर देंगे। अगर बाइलेटरल मैक्रोनोडुलर हाइपोप्लेजिया है तो इसमें क्या करते हैं, मिनरल कॉर्टिकॉइड रिसेप्टर एंटागोनिस्ट देते हैं, जैसे स्पाइरोलेक्टोन, एप्लेरोनोन, ठीक है, एप्लेरोनोन, जो क्या करते हैं सोडियम ब्लॉकर होते हैं। और एक सोडियम ब्लॉकर जैसे एमाइलोराइड, सॉरी, मिनरल कॉर्टिकॉइड रिसेप्टर एंटागोनिस्ट देते हैं जैसे स्पाइरोलेक्टोन, एप्लेरोनोन, और सोडियम ब्लॉकर जैसे एमाइलोराइड। अब ये बेसिकली क्या करेंगे, इसको एंटागोनिस्ट मतलब उनके रिसेप्टर को क्या कर देगी, एंटागोनिस्ट उस पर जाके चिपक जाएगी तो एल्डोस्टेरोन निकलेगा ही नहीं, ठीक है ना, उसको रिसेप्टर को ब्लॉक करेगा। ठीक है, तो जब स्टिमुलेशन ही होगा रिसेप्टर का तो एल्डोस्टेरोन निकलेगा ही नहीं ज़्यादा। तो इस तरीके से अपन इसको देख सकते हैं। थैंक यू फॉर द लेक्चर, दिस इज ऑल अबाउट द एड्रेनल insufficiency and the adrenal crisis and all about that. In next lecture we will talk about the Cushing syndrome.